हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली ये कंपनी एडवांटेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसमें 4 सेगमेंट में 23 कंपनियां शामिल हैं। सेगमेंट कुछ इस तरह से है: पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंफ्रा, तीसरा लाइफस्टाइल और चौथा रियल एस्टेट। और तो और ये इंजीनियरिंग सेवाएं, मैनेजमेंट सर्विसेज, फर्नीचर बनाने और बेचने का भी काम करती है। इसके साथ साथ शुगर बनाने और बेचने का भी काम करती है, साथ में इथेनॉल और बिजली का भी उत्पादन करती है। और अगर इस कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों, शुगर से 75%, पावर से 7%, रियल एस्टेट से 3% और अदर से 15% तक का रिवेन्यू इस कंपनी में आता है। फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के फंडामेंटल और चार्ट के ऊपर चलेंगे, और जिस तरह से प्रीवियस में अगर हम लोग देखें दोस्तों, आप पीछे के 2 वीडियो को उठा करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब पर लेकर के आता हूँ, उसे स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं या होल्डिंग भी करते हैं, और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हम लोगों ने अर्न किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम लोगों ने देखा था, आज के डेट में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। उसके बाद से दूसरे कंपनी की अगर हम बात करें, स्टेरलिंग टूल्स था। जी हाँ दोस्तों, स्टेरलिंग टूल्स, आज हम लोगों ने उसे एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया। 278 पे बाई किए थे, और आप देखेंगे हाई कम से कम 295 से भी ऊपर गया था। तो इस तरह के मैं स्टॉक ढूंढ करके लेकर के आता हूँ, ताकि अगर हम उसमें ट्रेड करें या होल्ड करें 2-4 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए भी, तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चार्ट पर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्राइस अभी चल रहा है 158 रुपीज़। अगर हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करें तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर आप टाइम फ्रेम नहीं बताते, तो टाइम फ्रेम सबसे पहले देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा आज के डेट में मोमेंटम हुआ है। और अगर मैं इसके 4 आवर के चार्ट पर आकर के देखता हूँ दोस्तों, तो 4 आवर के चार्ट पर भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्राइस के ऊपर एक ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं वीकली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हमें जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो और वो स्टॉक 1 से 2 दिन या 3 दिन तक गिर जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो, या मैं भी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर उसका ट्रेंड एक बार आइडेंटिफाई करने में सफल हो जाते हैं कि उसका ट्रेंड किस साइड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, दोस्तों अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ही आपको उसका ट्रेंड मालूम पड़ेगा। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो डाउन ट्रेंड में होता है, और वहां पर हम ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा वीकली चार्ट पर ही एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, और वीकली चार्ट पर मैं देखता हूं कम से कम अगर कोई स्टॉक भागा तो 2-3 दिन के कैंडल को वो इनगल्फ किया कि नहीं किया। अब जब कोई ऐसी इनगल्फ कैंडल बन जाती है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इसमें कुछ बायर बहुत तेज़ी से अपना पैसा लगाए हुए हैं, तभी हम लोग उस स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पर हमें विनिंग के चांसेस कम से कम 70 से 80%, यहाँ तक कि 90% तक का हो जाता है। और इसीलिए मैं भागते हुए घोड़े पर हमेशा बेट लगाता हूं, ताकि जीतने के चांस हमारे बहुत ज़्यादा हों। दोस्तों, और भी कुछ लोगों ने कमेंट किए होते हैं कि सर आप स्टॉक का नाम क्यों नहीं बताते हैं। दोस्तों, स्टॉक का नाम मैं बताता हूँ, और कम से कम 2 से 3 जगह बताता हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको नाम ना मालूम पड़े। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी क्लियर कट पिक्चर मालूम पड़ जाए। ट्रेलर देख करके छोड़ मत दीजिए, नहीं तो पिक्चर में कुछ और हो जाएंगी जहां पर आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसका सपोर्ट हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। और सपोर्ट अगर हम यहाँ पर एक ध्यान से सपोर्ट लगाएं दोस्तों, तो ये सपोर्ट हमें 123 पर सपोर्ट निकल करके आता है। बाद में ये प्राइस जब यहाँ से ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद से देखिए ऊपर गया, वहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर जब ये नीचे आया तो यहीं पर सपोर्ट लिया। अब दोस्तों, जब ये सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर की साइड में निकला हुआ है, प्राइस 158 चल रहा है, तो क्या ये 200 के प्राइस को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर निकलेगा? और अगर ये इतना ऊपर जाता है तो हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, इसे हम लोग इस तरह से देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके छोड़ दिए और फंडामेंटल में कुछ और कहानी
कंपनी है तो फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके फंडामेंटल को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी स्टॉक को बाई करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से हम कितना ऊपर जाकर किसी स्टॉक को बाई करते हैं वो सबसे पहले मैं देखता हूँ। देखने का रीज़न ये है दोस्तों कि अगर हमने बुक वैल्यू के करीब में किसी स्टॉक को बाई किया और मार्केट सपोज गिर भी गई तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, क्योंकि वो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा भागा नहीं रहता है। और आप ध्यान से देखिएगा, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हैं वो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गिर भी रहे हैं। लेकिन जो भी स्टॉक, जिस तरह से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बताया था कि ये अभी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा भागा ही नहीं है, तो आज की डेट में आप देखेंगे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में भी हम लोगों का प्रेडिक्शन था कि आज ऊपर जाएगा, लेकिन ये सब के सब गिर गए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं गिरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों भागा, वो आप अगर प्रीवियस वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग बुक वैल्यू को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के बुक वैल्यू को देखें तो 1011 इसका बुक वैल्यू है। अब मान करके चलिए कि अगर इसका प्राइस 160 रुपये चल रहा है और ये अगर हमें 200 भी दे जाए तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारे पास दो चीज़ें निगेटिव निकल करके आती है वो कंपनी का ROC और ROE। ये दोनों कहीं ना कहीं ROC तो चलो ठीक है पॉजिटिव में आ चुका है, लेकिन ROE अभी भी निगेटिव में है। और ये जैसे जैसे पॉजिटिव में आते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे इस कंपनी का यहाँ पर प्राइस बढ़ता चला जाएगा और ये डेटा भी आपको चेंज होते चले जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम इस कंपनी में बाई करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले कंपनी का डेट देखना होता है कि कंपनी में कर्जा कितना है, और अगर कंपनी के पास कर्जा है तो क्या वो अपने रिजर्व से, यानी कि कमाए हुए पैसे से जो कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे को भरने भर का क्षमता है कि नहीं है। तो वो हम रिजर्व से देखते हैं। तो कभी भी रिजर्व जो है डेट से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और अगर डेट से बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आधा होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी को 100 रुपये उधारी देते हो तो कम से कम आप उसे ये मान करके चलिए कि अगर हमें कल ज़रूरत पड़े तो वो 50 रुपये तो मुझे रिटर्न दे दें। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर बैंकिंग वाले जो लोग कॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, तो वो यही पूछते हैं कि आपके पास जॉब है कि नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो दोस्तों आपको लोन नहीं मिलता, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्यों? वो भी यही ढूंढते हैं कि जिसको हम लोन देने जा रहे हैं वो लोन हमारा रिटर्न देने भर की एबिलिटी है कि नहीं सामने वाले के पास। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेट और रिजर्व को किस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी प्राइस टू बुक वैल्यू, जिस तरह से मैं बताता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अभी बुक वैल्यू से आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम भागा हुआ है अपने बुक वैल्यू से, 0.14। अब यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का पी नहीं दिखा रहा है, तो इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे, इसे हम लोग इंडस्ट्री जो है उसका पी एक बार देख लेते हैं, उसका पी रेशियो कितना है। तो 23 है, यहाँ पर भी ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो -12 रुपीज़ है, क्योंकि बहुत दिनों से ये कंपनी, आप देखेंगे जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा तब आपको ये स्टॉक पी को समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद से प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक ठीक ठाक 57.0। तो इस तरह से आप जब भी किसी स्टॉक को बाई करने जाते हैं तो इस तरह से आप उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि जब ये स्टॉक, देखिए ये स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर भागा था, भागने के बाद से कोई भी स्टॉक हो XYZ, आप किसी भी स्टॉक को, एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ IRCTC, जब वो स्टॉक भाग रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वो स्टॉक कभी गिरेगा ही नहीं, लेकिन बाद में स्प्लिट होने के बाद से आज के डेट में आप देखेंगे IRCTC कितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। हालांकि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड भी आ रहा है तो भी वो नहीं जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, हम यही सोचते थे कि काश हमने IRCTC को बाई कर लिया होता तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता। उसी तरह से अब इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो चलिए कंपनी का नाम सुन लीजिए। कंपनी का नाम आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए इसको। तो दोस्तों जब ये कंपनी ऊपर की साइड में भागी तो जो लोग इन्वेस्टर थे उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया इस कंपनी ने। बाद में आप सबको पता है कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। अब नीचे आने के बाद से जो ये मैं लाइन बना रहा हूँ, आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको लाइन क्या दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कोई भी स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद से वो उसमें कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर बनता है। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पैटर्न को हम लोग कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब दोस्तों
देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के बाद से क्या अब ये इसमें जो इस तरह से गिरावट आई थी, तो गिरावट इसी स्टॉक में नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में आया था, तो इसमें भी एक करेक्शन आया। लेकिन क्या इसका ट्रेंड किधर है? ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में, इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड इसे हम लोग नहीं कह सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक ये इसको नीचे की साइड में 127 को नीचे ब्रेक ना कर दे तब तक, क्योंकि यहां पर एक मेजर सपोर्ट है या डिमांड जोन है और इसी डिमांड जोन के पास आकर के स्टॉक में मोमेंटम हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कल के दिन ये स्टॉक कहां पर खुलता है। अगर ये पॉजिटिव में खुलता है या अगर ये गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो बहुत तेजी से ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें रहेगी। और अगर हम पहले टारगेट की बात करें तो फिलहाल इसका प्राइस 158 चल रहा है, तो जो पहला टारगेट हमारा होगा वो दोस्तों निकल करके आता है 180। तो 180 को हम लोग यहां पर मार्क कर लेते हैं, पहला टारगेट 180, और 180 के बाद से जब ये निकलेगा तो 200 ब्रेक करेगा, और 200 ब्रेक करेगा तो फिर 300। दोस्तों एक चीज यहां पर आइए, सबसे पहले फंडामेंटल पे हमें 2-3 चीजें अच्छी नहीं लगी। कौन कौन से चीजें? सबसे पहली प्लेजिंग, इस कंपनी में 7.14% तक का प्लेज है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी प्लेज करके पैसे उठाना चाहती है, मार्केट से उठा लेती है और फिर अपने कंपनी में उसी पैसे से कंपनी को ग्रो कराती है, तो ये कंपनी ऑलरेडी 7.14% तक का प्लेज है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी है। तो ये निगेटिव चीज़ें आ गई। दूसरा, इसका अगर हम लोग ROE और ROC की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है इसमें। और तीसरा, EPS अर्निंग पर शेयर इस कंपनी में बहुत ही कम है। तो इसे हम लोग किस तरह से होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसे किस तरह से हमें होल्ड करना चाहिए। इसे 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए होल्ड करके प्रॉफिट लेकर के निकलना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए? दोस्तों अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सीधा इसमें कहूँगा, इसमें बस हमें अपॉर्चुनिटी लेनी है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने चार्ट पर देखा, कहाँ पर लेनी है? ये जो कैंडल बनी है 1 डे के टाइम फ्रेम पर आता हूं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे दोस्तों, अगर इस कैंडल, ये एक बहुत बड़ी कैंडल हो गई, जब भी कोई कैंडल इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद से होता है क्या दोस्तों, हो सकता है आप यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जब इसमें एक इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद से आप देखिए वो प्राइस कम से कम, ये 1 डे का चार्ट है, तो 1 हफ्ते तक नीचे आया, और नीचे आने के बाद से यही प्राइस आप देख सकते हैं, जो प्राइस 158 रुपया हुआ करता था वो 180 रुपये तक भी गया। ठीक है, तो अब अगर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये गैप अप ओपन होता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा और हमारा टारगेट 180 मात्र 1 हफ्ते के अंदर अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये निगेटिव ट्रेंड बनता है और इस कैंडल के नीचे आता है धीरे धीरे, सपोज इस तरह से, तो आपको छोड़ना है। छोड़ने के बाद से अगर इस कैंडल के हाफ तक भी आता है या क्वार्टर थर्ड भी आता है, तब हमें यहाँ पर इस स्टॉक को बाई करना चाहिए और फिर वही हमारा टारगेट 180 रहेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करिए और आपके सामने कोई इस तरह से बड़ी कैंडल बन जाती है और अगर आपको 100 शेयर बाई करना है सपोज, तो यहाँ पर मात्र 20 शेयर बाई कीजिए, 80 शेयर के लिए अपना पैसा उठा करके रखिए। जब ये कंपनी अपने इस कैंडल के हाफ तक आता है, तब इसमें जो है 40 रुपये और डालिए, 40% और बाई करिए, और अगर थोड़ा बहुत और आता है तो अपने बचे हुए पैसे यहाँ पर हम लोग डालेंगे, ताकि जब ये 180 के भाव पर जाता है तब हमें एवरेजिंग बाइंग के साथ साथ एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए। तो इसे शॉर्ट टर्म के लिए आप देखिएगा जरूर। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चलते चलते एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और कंपनी का नाम मैंने बता दिया है, अगर आप बिना स्किप किए देखेंगे तो इस कंपनी का नाम भी आपको मालूम पड़ जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।